हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी यहाँ पे जर्नल स्टडी सामान्य अध्ययन की, जिसमें आपका बिहार एससीईआरटी और आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे गए पी/क्यू की जो एक सीरीज चल रही है, उसकी आज हमारी यहाँ पे जो है छठी प्रैक्टिस सेट होने वाली है। पिछली 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, जिससे आपको बीपीएससी टीआरई की तैयारी में इस चैनल के माध्यम से, टीचर पाठशाला के माध्यम से आपको हेल्प दी जा सके और आप एक बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न की बात करें तो साथियों, पहला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था इन विकल्पों में से कहाँ की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है आरक्षण की व्यवस्था ये पंचायती राज संस्थाओं में की गई है, जो कि हमारा विकल्प डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि आपके पंचायती राज व्यवस्था में जो कि तिहत्तरवें संविधान संशोधन 1993 में यहाँ पे इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और यहाँ पे महिलाओं को जो है 1/3 जो है आरक्षण दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो सबसे लोकप्रिय या सर्वोत्तम शासन माना जाता है वो प्यारे साथियों लोकतंत्र को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है ये आपका 19 से 22 के जो है आर्टिकल में दिया गया है, जो कि एक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पे इन विकल्पों में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपके अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें, आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा विशेष जो है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ साथियों किसी भी धर्म से नहीं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द आपका संविधान में वर्णित है। संविधान में वर्णित है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में धर्म का जो है अलग करना। ये धर्म को राजनीति से, समाज से अलग करना ही जो है धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वप्रथम ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार प्राप्त हुआ ब्रिटेन में, वो कब हुआ? तो यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918 में। 1918 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 30 वर्ष से अधिक उम्र की, कितने वर्ष से? 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यहाँ पे वोट देने का अधिकार 1918 में प्राप्त हुआ। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न्यूजीलैंड में किस वर्ष अपनाया गया। तो विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार जो कि न्यूजीलैंड में अपनाया गया, और यहाँ पे किस वर्ष अपनाया गया ये हमें बताना है। तो न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सर्वप्रथम 1893 में जो है अपनाया गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जिला परिषद के लिए चुनाव कितनी जनसंख्या पर होती है। तो जिला परिषद में जो है चुनाव के लिए कितनी जनसंख्या पे जिला परिषद का चुनाव होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 50,000 पे जो है जिला परिषद का चुनाव जो है होता है। 50,000 जनसंख्या पे जो है यहाँ पे होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। पंचायत जो कि सभी राज्यों में आप लोग देखे होंगे कि पंचायत चुनाव होते हैं। तो पंचायत चुनाव के लिए जो निर्वाचन आयोग होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो पंचायत चुनाव होता है तो निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है या तो उसका जो है नियुक्त कौन करता है, तो गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अनुच्छेद 243 के 1 में कहा गया है कि नगर पालिकाओं या सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संकलन का अधीक्षण और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसका जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, अभी फर्स्ट के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपके बिहार SCERT आपके प्लस NCERT से जो है बनाए गए हैं। उसके बाद आपको TRE में पूछे गए प्रश्न 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो पूरी क्लास देखिए, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि नगरीय शासन व्यवस्था को कब और किस संशोधन में मान्यता दी गई। तो नगरीय शासन व्यवस्था को जब मान्यता दी गई वो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में दी गई। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगरीय शासन व्यवस्था में आपको बताना है कि कितने कार्यक्षेत्र हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके अवश्य लिखिएगा। ये ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था है उसका उल्लेख जो है किस सूची में दी गई है। आपको बता दूं कि जो केंद्र और राज्य का अधिकार का वर्णन है ये आपकी 7वीं अनुसूची में दी गई है, जिसमें अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची आता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख आपके राज्य सूची में है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम खालिस्तान सुरक्षित करना होगा। तो जैसे किसी पार्टी को हो, जैसे मान लीजिए बिहार में जेडीयू है, तो उसको या कि राज्य पार्टी का दर्जा लेना है या राज्य पार्टी का जो है यहाँ पे दर्जा लेना है, तो उसको कुल वोट का कितना % मत सुरक्षित करना होगा। तो यहाँ पे उसे कुल वोट का 6% उसे सुरक्षित करना होगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि एक पार्टी जो किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% वोट प्राप्त करती है और कम से कम 2 सीटें जीतती है, तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा जो है केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 6% वोट जो है उसको प्राप्त करना होगा, जिससे उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सके। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। तो एक साथ आने वाले देश के अंतर्गत इन विकल्पों में से कौन देश आता है, जिसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत कौन आता है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड आता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आपको बता दें तो यहाँ पे जो बात की जा रही है ये आपके स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तो स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा एक सरकार है भारत में जो कि स्थानीय सरकार होती है। तो जो स्थानीय सरकार को शक्ति दे दी जाती है केंद्र और राज्य के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इसको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काली शक्ति या ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो काली शक्ति और ब्लैक पावर की बात करें तो यहाँ पे ये आपका ब्लैक पावर आंदोलन 1966 में उभरा था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ब्लैक पावर 1966 से 1975 में ये चला, जो कि एक अधिक उग्र नस्लवादी विरोधी आंदोलन था। ये कौसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ब्लैक पावर आंदोलन था वो का उद्देश्य क्या था और वो किस प्रकार का आंदोलन था? तो वो एक उग्र और नस्लवादी विरोधी आंदोलन था, जो कि अमेरिका में नस्लवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो तो हिंसा का भी वकालत करना। इसने हिंसा की वकालत की ब्लैक पावर ने अमेरिका में जो है नस्लवाद को समाप्त करने के लिए, जो कि 1966 से 1975 तक चला था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न आपसे SCERT और NCERT में दिए गए हैं, यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। चलिए हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। बिल्कुल यहाँ पे हलवा सा प्रश्न है, लद्दू सा, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से साथियों यहाँ पे ये भी प्रश्न गलत होने की चांस रहते हैं। आपको बता दें कि ये आपके TGT में पूछा गया प्रश्न था, TRE 1 में। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता में जो है संविधान का जो है निर्माण किया गया और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इस प्रश्न को करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि इसमें जो आपको प्रश्न कराए जाते हैं वो आपके बिहार SCERT प्लस NCERT से जो है क्वेश्चन NCERT से जो है प्रश्न बनाए जाते हैं, प्लस आपके जो 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं P/Q। तो यहाँ से दोनों का आपका जो है रिवीजन हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी होगी, टीचर पाठशाला के द्वारा कराई गई। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जो भी साथी आपके TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है वीडियो शेयर कीजिए, जिससे 2025 उनका भी शानदार है और वो भी BPSC शिक्षक कहला सकें। तो इसी के साथ साथियों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।